देखो क्या है कि भारतीय संविधान में आपकी 4 क्लासेस हो चुकी हैं, डिटेल्ड क्लासेस। आज हम कंक्लूड करेंगे जो अनुच्छेद 21 है उसको। तो अनुच्छेद 21 है वो बोलता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो ये इसका धारा अनुच्छेद 21 का ये शीर्षक है। ये संवैधानिक उपबंध है कि किसी व्यक्ति को, एक पार्ट है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से, तो यहाँ पे याद रखेगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता विधि से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, तो एक ये टर्म है के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के प्राण के अधिकार से और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फॉर हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आपका संवैधानिक उपबंध है। तो देखिए अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, और हमने जो डिटेल्ड लेक्चर देखा है तो उसमें जब हम क्वेश्चन में आंसर लिखते हैं, कंक्लूजन जो सारांश लिखेंगे, तो उसके लिए आज हम देखें, आज की जो क्लास है वो उसी के लिए है। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले जो चीजें हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए भारतीय संविधान में उपबंधित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 21 के संबंध में जो चीजें थी हमने देखी। तो देखिए यह अनुच्छेद जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ पे नागरिक अनागरिक वाली बात नहीं है, सभी को है, प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार जो है भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को ही प्राप्त है। अनुच्छेद 21 का उद्देश्य क्या है कि कार्यपालिका द्वारा दैहिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप को रोकना। तो एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, तो कार्यपालिका द्वारा इस अधिकार को विधिक प्रक्रिया द्वारा ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो विधिक प्रक्रिया जो है उसके अनुसार ही आपके प्राण के अधिकार को या फिर दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है, और किसी दूसरे प्रकार से नहीं। तो अब ये टर्म देखते हैं अपन, प्राण का अधिकार या राइट टू लाइफ क्या होता है। तो प्राण के अधिकार का अर्थ क्या होता है? मानव की गरिमा तथा प्रतिष्ठा के अनुसार जीवन जीने के अधिकार को हम कहते हैं प्राण का अधिकार। और प्राण के अधिकार के अंतर्गत वह सब सम्मिलित होता है जो कि एक मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाता है। अब दूसरा जो टर्म है कि दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी जो है, दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ जो है विस्तृत शब्दावली है। ये शब्दावली जो है ना, दैहिक स्वतंत्रता पदावली जो है वो विस्तृत अर्थ रखती है, और इस रूप में इसके अनुसार दैहिक जो स्वतंत्रता है के सभी आवश्यक तत्व शामिल होते हैं इसमें, है ना, जो व्यक्ति को पूर्ण बनाने में सहायक होते हैं। तो ये सिर्फ शारीरिक निर्बंधन से मुक्ति तक ही सीमित नहीं है कि अगर आपको आपके शरीर को कहीं बंधक बना दिया जाए तो केवल यहीं तक ही ये दैहिक स्वतंत्रता जो है वो सीमित नहीं रहती है। अब एक टर्म है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या है? उस प्रक्रिया से है जो संसद या विधान मंडल द्वारा बनाई जाती है या निर्धारित की जाती है, तो उसे हम बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो अब देखिए कि अगर एक सीमा रेखा खींचना चाहे हम इस भारत के, मतलब इस अनुच्छेद के लिए, तो 1978 का जो समय था उससे पूर्व की स्थिति और 1978 के पश्चात की स्थिति के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। तो देखिए एक्चुअल में 1978 में ये मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, AIR 1978, सुप्रीम कोर्ट 597 का। तो देखिए कि इस केस के पहले, ठीक है, 1978 के पूर्व की स्थिति देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, इस केस से पहले, मेनका गांधी के मामले से पहले अनुच्छेद 21 की व्याख्या जो थी वो विस्तृत रूप से नहीं की गई थी, और 1978 के बाद, मतलब इस केस के बाद, जो दैहिक स्वतंत्र प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है
उसकी जो व्याख्या है वो विस्तृत व्याख्या की गई थी। तो देखिए कि ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, AIR 1952, ये सभी केसेस आप पढ़ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं लगाया गया है। तो ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्धारित किया कि यद्यपि स्वतंत्रता एक व्यापक अर्थ वाला शब्द है, किंतु अनुच्छेद 21 में इसके क्षेत्र को दैहिक विशेषण लगाकर सीमित कर दिया गया है, और इस अर्थ में दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ शारीरिक स्वतंत्रता मात्र से ही है, मतलब संकुचित अर्थ लगाया गया था दैहिक स्वतंत्रता का। तो बिना विधि के अधिकार के किसी व्यक्ति को कारावास में निरुद्ध करने आदि की स्वतंत्रता को ही दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत लिया गया था। तो ये परिभाषा क्या है, डायसी द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसके आधार पर थी। तो डायसी के अनुसार क्या था कि दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ सभी व्यक्तियों को बिना विधिक औचित्य के दंड, गिरफ्तारी या अन्य शारीरिक अवरोधों के विरुद्ध स्वतंत्रता है। तो इस अर्थ के अनुसार इसका अर्थ लिया गया था। अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के दो विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, ठीक है। तो इसी वाद में उच्चतम न्यायालय ने क्या बोला कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली जो है नैसर्गिक न्याय को शामिल करने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो नेचुरल जस्टिस जो है तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था और मना कर दिया गया। और क्या कहा गया कि लॉ शब्द का अर्थ जो है वो राज्य द्वारा बनाई गई विधि, इनेक्टेड लॉ से ही है। तो ये अब आप देखेंगे कि सारांश रूप में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो परिभाषा है वो संकुचित रूप में ली गई थी दैहिक स्वतंत्रता की परिभाषा। अब देखिए कि मेनका गांधी के जो केस में उसके बाद मतलब उस केस में क्या डिसीजन आया। तो इससे क्या हुआ कि जो अनुच्छेद 21 है उसको एक नया आयाम मिला, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए हमने देखा प्राण का अधिकार, राइट टू लाइफ, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब देखिए 1978 के पूर्व की स्थिति हमने क्लियर कर ली है। अब देखते हैं कि 1978 के बाद के पश्चात की स्थिति। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या किया, उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया, ठीक है। न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव की गरिमा को बनाए रखने के लिए जो जीने का अधिकार है वो सम्मिलित है। दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली के जो अर्थ है उसका अत्यंत व्यापक अर्थ वाली पदावली बताई गई, और इसके अंतर्गत ऐसे बहुत से अधिकार शामिल किए गए जिनसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गठन होता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने पहली बार क्या भी निर्धारित किया कि प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जो उचित हो, न्यायपूर्ण हो, युक्ति युक्त हो। तो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। तो अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त लॉ जो शब्द है तात्पर्य विधायिका द्वारा पारित विधि से ही नहीं, वरन क्या है, ऐसी विधि से है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पर आधारित हो। न्यायमूर्ति भगवती ने यह कहा कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी अधिकार का उल्लेख किसी अनुच्छेद में किया जाए, तभी वह मूल अधिकार की श्रेणी में आएगा। यदि कोई अधिकार किसी मूल अधिकार के प्रयोग के लिए आवश्यक है तो वह भी एक मूल अधिकार ही होगा, भले ही उसका उल्लेख संविधान में किसी अनुच्छेद में न किया गया हो। तो इस प्रकार मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में क्या किया गया, ए गोपालन के निर्णय को पूर्णतः खारिज कर उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया, विस्तृत आयाम दिया। अब देखिए कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार जो आपने जुडिशियल व्यू में देखे होंगे उनको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या अधिकार है, जो मुख्य रूप से क्या क्या जो अधिकार हैं उनको देखते हैं हम। तो देखिए कि वर्तमान में अनुच्छेद 26 में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों के अनुसार बहुत सारे अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार समझे जाते हैं। जैसे जीविकोपार्जन का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड का है। तो ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस पढ़ा होगा। इस केस में बताया गया कि जीविकोपार्जन का अधिकार जो है वो प्राण के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जीवित रहने के साधन के बिना जीविकोपार्जन
के साधन के बिना जीवित ही नहीं रह सकता है। अब देखिए कि मरने का अधिकार जो है, राइट टू डाई, तो इसमें श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था, उसमें डिसाइड किया गया था कि मरने का अधिकार प्राण के अधिकार में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि प्राण के अधिकार में जीने का अधिकार शामिल है, जबकि मरने का अधिकार जो है वो जीने के अधिकार के विपरीत अधिकार है। अब देखिए चिकित्सा का अधिकार या चिकित्सा पाने का अधिकार, तो राइट टू मेडिकल एड में परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि राज्य की अनुच्छेद 21 के अधीन यह बाध्यता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करे, चाहे वह दोषी हो या न हो। प्रत्येक रोगी को तुरंत चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। और इसी संदर्भ में एक और केस है कि पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस वेस्ट बंगाल का एक केस है के मामले में यह निर्धारित किया गया कि सरकारी अस्पताल द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा प्रदान करने में विफलता जो है अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त प्राण के अधिकार का उल्लंघन समझा जाएगा। अब देखें कि जेल में बंदी मां के साथ रहने वाले बच्चे का संरक्षण, तो इससे संबंधित एक केस आपने पढ़ा होगा, आरडी उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस 2006 का केस है ये। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि जेल में पैदा हुए बच्चे को जेल में जन्म का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा और 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को मां के साथ नहीं रखा जाएगा। अब देखिए शिक्षा पाने का अधिकार, राइट टू एजुकेशन जो है, उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के केस में के बाद में जो निर्णय दिया गया था उसके में क्या बोला गया कि जीवन के अधिकार में शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित है तथा अनुच्छेद 21 इसे मूल अधिकार की मान्यता देता है। और शिक्षा के अधिकार के तहत क्या किया गया कि इसी अधिकार को फिर अनुच्छेद 21A जो हम अगला पढ़ेंगे उसमें एक नया मूल अधिकार बना दिया गया। तो उन्नी कृष्णन के मामले में निर्णय के परिणाम स्वरूप क्या किया गया, ये जो चीजें की गई और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 से फिर अनुच्छेद 21 जोड़कर यह अधिकार दिया गया, मूल अधिकार दिया गया कि अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो बालकों के लिए है शिक्षा को मूल अधिकार प्रदान किया गया। अब देखिए एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, तो राजगोपाल बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु में कहा गया कि एकांतता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है और कोई भी व्यक्ति के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसी तरह रचाला एम भुवनेश्वरी वर्सेस नागफंदर रचाला में जो 2008 का केस है उसमें यह डिसाइड किया गया कि पति द्वारा विवाह विच्छेद की याचिका में अपने मामले को प्रमाणित करने में न्यायालय में पत्नी द्वारा अपने मित्र या माता पिता से की गई बातचीत से संबंधित फोन टेप करने वाले डिस्क को प्रस्तुत करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एकांतता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार देखिए मिस्टर एक्स फॉर सिविल वर्सेस हॉस्पिटल जेड के केस में 99 के केस में यह डिसाइड किया गया कि अनुच्छेद 21 है ना, तो अनुच्छेद 21 जो है के तहत प्राप्त एकांतता का जो अधिकार है वो आत्यांतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, उस है ना, उस पर क्या किया जा सकता है, अपराध को रोकने के लिए अवयस्कता के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे अथवा नैतिकता के आधार पे रिस्ट्रिक्शंस, निर्बंधन जो है वो लगाए जा सकते हैं। उसी प्रकार पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का जो केस है उसमें यह डिसाइड किया गया कि टेलीफोन टैपिंग जो है वो आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त एकांतता के अधिकार पर गंभीर आक्रमण है और इसे सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट या लोकहित में ही किया जाना चाहिए। अब देखिए लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण का अधिकार, आपने जो देखा होगा डिटेल्ड क्लासेस में कि पब्लिक हेल्थ एंड राइट टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के केस में कि लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार मानते हुए भूरेलाल समिति की जो रिपोर्ट थी उसको लागू किया गया और उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्देश दिया कि 2 अक्टूबर 1998 से देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे सभी व्यापारिक वाहन, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, ट्रक, बस, टैक्सी और जो ऑटो रिक्शा इत्यादि हैं, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, इसके लिए आप एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस भी देख सकते हैं। उसके बाद इनरी
ध्वनि प्रदूषण जो केसेस है 2005 का, के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रत्येक व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण में जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत उपबंधित वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आत्यांतिक नहीं है। कोई व्यक्ति ध्वनि प्रसारकों द्वारा अपनी आवाज सुनने के लिए दूसरों को बाध्य नहीं कर सकता है। अब देखिए, बच्चा पैदा करने का अधिकार और न करने का अधिकार। तो सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 2010 का केस है, के मामले में उच्चतम न्यायालय ने क्या निर्धारित किया कि एक महिला को बच्चा पैदा करने या न करने का, या मैथुन में भाग लेने या न लेने का, या गर्भ निरोधक का तरीका अपनाने का विकल्प का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 21 के में प्रदत्त व्यक्ति की उस स्वाधीनता के अधिकार में सम्मिलित है। चंडीगढ़ के एक नारी निकेतन की एक मंदबुद्धि महिला बलात्कार के फलस्वरूप गर्भवती हो गई। प्रशासन ने उच्च न्यायालय में आवेदन देकर उसके गर्भपात की अनुमति मांगी, क्योंकि वह अनाथ थी और उसके भावी बच्चे के देखभाल के लिए कोई संरक्षक नहीं था। तो महिला ने गर्भपात की सहमति नहीं दी। तो मेडिकल रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसकी मंदबुद्धिता बहुत साधारण किस्म की थी और वह गर्भधारण के लिए सक्षम थी। तो इसके बावजूद उच्च न्यायालय ने गर्भपात का आदेश दे दिया। कतिपय प्राइवेट व्यक्तियों ने क्या किया, कुछ जो व्यक्तिगत लोगों ने हैं, उन्होंने क्या किया कि इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मंदबुद्धि महिला को बच्चा पैदा करने का अधिकार है और उच्चतम न्यायालय का जो विनिश्चय था उसको अभिखंडित कर दिया। न्यायालय ने यह कहा कि मेडिकल टर्मिनेंसी अधिनियम में मंदबुद्धि महिला और मानसिक बीमार महिला में अंतर किया गया है। ठीक है, मानसिक बीमार महिला के लिए संरक्षक की सहमति आवश्यक है, जबकि मंदबुद्धि स्वयं सहमति देने के लिए सक्षम होती है। अब देखिए, विदेश जाने का अधिकार, तो राइट टू ट्रेवल अब्रॉड जो है, इसमें आपने सतवंत सिंह असिस्टेंट पासपोर्ट अधिकारी न्यू दिल्ली का केस पढ़ा होगा और मेनका गांधी का केस पढ़ा होगा कि इस मामले में क्या किया गया कि दैहिक स्वतंत्रता में संचरण की, मतलब इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी जाने का जो अधिकार है वो विदेश भ्रमण में भी शामिल है। अब देखिए, शीघ्र परीक्षण का स्पीडी ट्रायल, राइट टू स्पीडी ट्रायल में है। इसमें हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है। इसमें यह बताया गया था कि शीघ्र परीक्षण, स्पीडी ट्रायल और निःशुल्क विधिक सहायता, फ्री लीगल एड जो है वो आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार का आवश्यक तत्व होता है। मोसेस विल्सन वर्सेस कस्तूरबा के मामले में, ये 2008 का केस है, में ये बताया गया था कि शीघ्र परीक्षण न प्रदान किए जाने पर चिंता व्यक्ति की और इस मामले में अधिकारियों से जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया गया था। फिर उसके बाद अवैध गिरफ्तारी तथा पुलिस अभिरक्षा में अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण जो है वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट, डिटेंशन एंड कस्टोडियल डेथ के बारे में नीलबती बेहरा का केस आपने पढ़ा होगा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। तो इसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि पुलिस अभिरक्षा में गिरफ्तार व्यक्ति तथा जेल में कैदियों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यदि राज्य ऐसा करने में असमर्थ होता है तो पीड़ित व्यक्ति या उसके परिवार को प्रतिकर देना होगा। उसके बाद डी.के. बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस देखा होगा आपने 1997 का। इसमें यह बताया है कि गिरफ्तारी के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। उसके बाद पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फर्जी जो मुठभेड़ होती है फेक इनकाउंटर्स में, ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन माना गया था। उसके लिए प्रतिकर प्रदान करने का आदेश उच्चतम न्यायालय ने प्रदान किया। उसके बाद स्टेट ऑफ एपी, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस सी.आर. रेड्डी का केस था 2000 का। इस मामले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण का अधिकार है, राइट टू लाइफ, जेल में रह रहे कैदियों को भी प्राप्त है, ये बताया गया था। उसके बाद देखिए आप, यौन उत्पीड़न से संरक्षण, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है 2006 का। के मामले में बलात्कार जो है अनुच्छेद 21 से मानवाधिकार का उल्लंघन है, ये बताया गया था। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1997 का केस है कि इसमें महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। अपैरल एयरपोर्ट प्रमोशन वर्सेस ए.के. चोपड़ा के केस में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि कार्य के स्थान पर यौन शोषण की प्रत्येक घटना से महिला कर्मचारी को अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकार का उल्लंघन है, इसे रोकने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। मीनागाम वर्सेस चिकाइमा 2000 का केस है। इसमें मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि किसी व्यक्ति को बिना कानूनी प्राधिकार के उसके पितृत्व निर्धारण के लिए रक्त परीक्षण, ब्लड टेस्ट के लिए विवश करना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
फिर देखिए पेंशन का अधिकार, ए के मस्ताना बी वर्सेस जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे 2003 का केस में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि पारिवारिक पेंशन का अधिकार, राइट टू फैमिली पेंशन जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है। फिर नियोजक का कर्तव्य है कि वह बिना मांगे ही पारिवारिक पेंशन को प्रदान करे। यदि ऐसी पेंशन पर क्लेम काफी देर से प्रस्तुत किया जाता है तो भी वह मेंटेनेबल है, पोषणीय है। अंतरजातीय विवाह का अधिकार, तो लता सिंह, इससे ये मार करके रखिएगा आप, अंतरजातीय विवाह का अधिकार लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है 2006 का। इसमें डिसाइड किया गया था कि वयस्क व्यक्तियों को जो कि विवाह की निर्धारित आयु प्राप्त कर चुके हैं, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति के विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अभी वर्तमान में जो न्यू चैलेंजेस वो ये है कि शायद महिला की आयु जो है वो 18 वर्ष है शादी विवाह करने के लिए, तो उसको 21 वर्ष करने की मतलब प्रयास किया जा रहा है। अब मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा का केस है 2006 का। इसमें डिसाइड किया गया था कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को राज्य सरकार की नीति निर्णय के अभाव में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पुनर्वास का अधिकार नहीं है। बिजली पाने का अधिकार है, तो राइट बिजली पाने का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि वर्तमान समय में बिना बिजली के कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। फिर ए के आचार्य का भी केस देख सकते हैं आप इस संबंध में, सीएमडीसी वेस्ट बंगाल स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 2008 का केस है। फिर उसके बाद आप देखें कि स्कूली बच्चों में सुरक्षित यात्रा करने का, स्कूली बच्चों का अधिकार जो है कि स्कूल के बसों में स्कूली बच्चों को सुरक्षित यात्रा करने का व्यक्तिगत मूल अधिकार प्राप्त होता है और उनमें क्षमता से अधिक यात्री लादना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ये केस ये डिसाइड किया गया था स्वप्न कुमार साहा वर्सेस साउथ पॉइंट मॉन्टेसरी स्कूल 2008 में। उसके बाद यह था कि यदि किसी उग्रवादी की मृत्यु सेना अभिरक्षा में शस्त्र और गोला बारूद के छुपे भंडार के ढक्कन उतारने के समय विस्फोट से हो जाती है तो उसके संबंधियों को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। यह डिसाइड किया गया था मसूदा प्रवीण वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया में, ये 2007 का केस है। तो इस प्रकार हमने देखा कि अनुच्छेद 21 का आयाम बहुत विस्तृत है और इनमें जो मूल अधिकारों की सूचियां हैं या जिन अधिकारों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकारों में सम्मिलित किया जा रहा है वो अभी भी जारी है और उच्चतम न्यायालय की कई ऐसे निर्णयों से कई ऐसे अधिकार हैं जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में सम्मिलित किए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित है। तो देखिए कि कभी कभी क्वेश्चन के साथ में ये पूछता है या अलग से ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको आर्टिकल 21 भी डिटेल्ड में लिखना है और उसके साथ में ये कमेंट्री करनी है कि देखिए मरने के अधिकार को जीने के अधिकार में शामिल किए जाने या न किया जाए, इस विषय पर न्यायालय में विभिन्न मत रहा है सदैव। ठीक है, सबसे पहले महाराष्ट्र मतलब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र श्रीपति दुबल, ठीक है, 1987 का केस है, में बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। फिर उसके बाद इसके विपरीत चेन्ना जगदाश्व वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में ये 1988 का केस है। इसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जीवन के मामले में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जो कि आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाती है, संवैधानिक है और वह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं पीरती नाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस में, इसमें उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। अतः भारतीय दंड संहिता 309 अनुच्छेद 21 के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक है और उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 क्रूर और न्याय विरुद्ध है, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति को दंड देने का प्रावधान करती है जो पहले से ही पीड़ित है और जिसे मानसिक रूप से जूझने की सलाह की आवश्यकता है और दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक केस है। तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, अपने निर्णय को उलट दिया, ओवर रूल्ड किया और यह डिसाइड किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में राइट टू लाइफ में मरने का अधिकार, ठीक है, राइट टू डाई शामिल नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जीवन के अंतिम क्षण तक गरिमा से
मरने के अधिकार की तुलना जीवन की सामान्य अवधि को कम करके अप्राकृतिक रूप से मरने का अधिकार नहीं कहा जा सकता है। मरने का अधिकार तथा जीने का अधिकार एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए वो एक दूसरे में शामिल या सम्मिलित नहीं किए जा सकते हैं। तो अतः वर्तमान में अनुच्छेद 21 के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल किया गया है। तो इसी संदर्भ में ना दो और लेटेस्ट केस हैं जो आपको अगली वाली क्लास में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो ये है, ये आपका कंक्लूजन जो है वो हमने आर्टिकल 21 में देखा। हेमंत सर।